गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं से संबंधित टॉपिक के बारे में। और आज हम बेसिकली पिछले क्लासेस से जस्ट आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे। तो देर नहीं करते और सीधा स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इस पर कॉन्शियस होंगे, मार्क्स आपके उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे, चैप्टर उतने ही ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। तो जब इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के क्या आता है, इसको भी गौर करना जरूरी है। देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषता यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोले तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है, विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इससे हमको पता चलता है गैस की उत्पत्ति इसमें होती है। मैंने पिछले क्लासेस में ये बताया था, बस एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है, जब घटना ये हो रही होती है, तो इस दौरान कुछ खास चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला था हमारा गैसों की उत्पत्ति। कहा जाता है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होता है। ऐसी अभिक्रिया में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग, अगर गैसेस फॉर्म में रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर लिक्विड फॉर्मेशन में रहा तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे जिंक बेसिकली क्या हो गया, एक मेटल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या बनाते हैं, जिंक क्लोराइड, और साथ में ये H2 गैस जो है ये बेसिकली क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यानी कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये गैस जो है बेसिकली क्या हो रहा है, वो उत्सर्जित हो रही है। तो यहाँ पे H2 का मतलब यही हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें उत्सर्जन हो रहा है इसका जो है। नेक्स्ट है हमारा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेशन। जैसे अभिक्रिया के दौरान होता क्या है कि जब बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, इस दौरान कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं, और यह क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान अलग हो जाते हैं। ठीक है, किससे अलग हो जाते हैं, विलयन से अलग हो जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। इंग्लिश में इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको हम लोग जो है। तो जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो बेसिकली बिहार बोर्ड दे रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये अवक्षेप को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यानी कि इस तरह के रिएक्शन में क्या हमको अवक्षेप देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के साथ जब सिल्वर नाइट्राइड को यानी कि AgNO3 को हम रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए सिल्वर, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सिल्वर और सोडियम में सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन है, सोडियम। तो सोडियम क्या कर दे रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, और खुद इसका जगह ले रहा है। तो ऐसे में क्या बनाइए, सोडियम नाइट्राइड और साथ में सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए प्रेसिपिटेशन का साइन यहाँ पे गौर से कीजिएगा, यहाँ पे एक डाउन एरो है। हमने दो एरो के बारे में बात किया। पहला एरो कौन सा था हमारा, ये वाला एरो, इसका मतलब होता है कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इसके बारे में बताता है। दूसरा एरो क्या था, नीचे की ओर, यह एरो हमें बताता है कि क्या चीज हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा, सिल्वर क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया से हमें अभी फिलहाल दो चीजें पता चली है कि अभिक्रिया के दौरान हमें क्या क्या मिल सकता है। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा क्या था, अवक्षेप का बनना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आता है रंगों में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन कर देती है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एक तरह का इंडिकेटर है, इसका विलयन बैगनी रंग का होता है। मैंने पिछले क्लासेस में इन सभी चीजों का जिक्र किया था, मैं बस इसका रिवीजन करवा रहा हूं। लेकिन जब नींबू का रस उसमें निचोड़ते हैं, नींबू मतलब क्या हो गया, एसिड। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। तो नींबू का रस उसमें निचोड़ते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और ये बिल्कुल क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। सिंपल भाषा में बोले तो ये रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये रंगहीन होने के पीछे मेन हमारा कारण क्या है कि यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट बेसिकली एक तरह का इंडिकेटर का काम कर रहा है, सूचक, और इसका रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। लेकिन जब इसको जैसे हम डालते हैं इसको विलयन में, जहां पे बेसिकली क्या है, जहां पे विलयन में नींबू का रस पहले से ही उसमें मौजूद है, और नींबू का रस यानी क्या हो गया, वो एसिड हो गया। और ऐसे कंडीशन में जब एसिड में मिला रहे हैं किसको, हम पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये अपना कलर जो है वो बैगनी रंग का जो कलर होता है उसको छोड़ देता है और बिल्कुल साफ हो जाता है, एकदम से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ताप में परिवर्तन।
टेम्परेचर का एक बहुत अच्छी कहानी इसमें होती है। रिएक्शन के दौरान आपको दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगे कई बार, जिसमें तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है। इस अभिक्रिया के दौरान हमें कई बार देखने को मिलता है कि किसी में ताप जो है वो निकल रहा है, टेम्परेचर जो है वो निकल रहा है बाहर हमारा, और किसी में क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बेसिकली एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पे ताप में परिवर्तन के दौरान ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी हैं जिसके कारण रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में जो है वो परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया कौन कौन सी होगी, तो एक आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक आ जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सिंपल सा चीज है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस अभिक्रिया में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। इसका परिभाषा भी यहां पे दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के जरिए आप इसको ले सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। आप देखिए यहां से चाहें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में लिख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था जिसमें ऊष्मा का क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए, क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाए क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, शोषण यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग शोषण ना लिख के लिखेंगे अवशोषण। अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि इसको एब्जॉर्ब करेगा, ऊष्मा को लगाना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, और यहाँ माइनस ऊष्मा दिया हुआ है। माइनस में अगर ऊष्मा दिया हो, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अगर ऊष्मा जो है अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। ठीक है, और अगर प्लस करके ऊष्मा अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ये प्लस और माइनस का कहानी जो है वो बहुत ही क्लियर है, आपको सब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम होते हैं, ये सबसे बड़ा भूत होता है क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब क्यों भूत होता है, इसके पीछे कारण बताते हैं। आप लिखना शुरू करते हो, आपको ना क्या होता है, बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। अब साइड में कहीं रिएक्शन लिख दिया है और साइड में एक तीर मार दिया है, ऊपर है ना, ऊपर की ओर। आप समझ रहे हैं ई कौन सा तीर मारा ऊपर जो है। अब अचानक से क्या होगा, दूसरा रिएक्शन। आप अभी सोचिए, जब तक ई वाला तीर ऊपर गया, अब सडनली दूसरा इक्वेशन आएगा, नीचे मार रहा है तीर। हाय देखिए, नीचे मार रहा है तीर। अब आप सोचिएगा नीचे काहे मार रहा है तीर जो है इसमें, तो सबका मतलब अलग अलग होता है। अच्छा, कभी कभी देखिएगा कि जो अभिक्रिया लिखा जाता है उसमें ऐसे करके तीर बना देगा, ऊपर पर लिख देगा ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया, बच्चा समझ रहा है क्या लिख दिया, टेम्परेचर प्रेशर। कभी कभी नीचुआ में क्या लिख देगा, फाइन मोलबिडियम लिख देगा, या फिर जिंक चूर्ण लिख देगा, या फिर आयरन चूर्ण लिख देगा, लोहा वाला चूर्ण। तो अब बच्चा लोग कंफ्यूज है बेचारा कि क्या का लिख दिया है, कहां सीधा सीधा पढ़ा है सर, A + B गिव्स आउट C + D। सब बच्चा को मैथ में केमिस्ट्री मतलब लगता है कि मैथ में पढ़ रहे हैं जो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का अपना अलग जगह है। तो बच्चों उसी चीज को समझने के लिए हमें ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसको बायां बोलेंगे बेटा। सबसे पहले ये समझना है कि देखिए दो चीजें होती है, अभिकारक और अभिकर्मक। यहां भी देखिए अभिकारक और अभिकर्मक, जिसको प्रतिफल भी बोलते हैं। अभी एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि A + B गिव्स आउट C + D। बेटा यहां पे आपने देखा, आपके मन में ये सवाल तो आ सकता है कि सर एक बात बताइए, आपने इन दोनों को प्लस के साइन से ही क्यों जोड़ा, आपने प्लस यहां पे क्यों लिखा, आपने माइनस क्यों नहीं लिखा यहां पे। बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है, ए और बी को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, है ना, छोड़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। तो जब ए और बी को आपस में हम मिला रहे होते हैं तब जाके ना बन रहा है ये C + D। जरूरी नहीं है कि C + D ये बने, सिर्फ C बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि जब भी बनेगा तो C + D बनेगा, कभी C + D + E बन जाएगा, 3 को बन जाएगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि इधर वाला चीज जो है, देखिए क्या लिखा है, अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाएं ओर लिखते हैं। मतलब इधर वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, अभिकारक। और अभिकारक को किधर लिखना है हमको, समीकरण के किस ओर, बाएं ओर लिख रहे हैं हम लोग, समीकरण के बाएं ओर। आप सोचोगे आए सर ये आप खड़े हैं, बायां आपका इधर है तो इधर ना लिखना चाहिए। नहीं बेटा, ये इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन है, इक्वेशन ऐसे शाहरुख खान वाले पोज में, है ना। तो बायां हमारा किधर हुआ, ये वाला इधर।
तो अभिकारक के बाईं ओर, ये इक्वेशन के बाईं ओर हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और इक्वेशन के दाईं ओर का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, प्रतिफल कहलाएगा। देखिए ये दोनों ही चीजें हैं। दूसरा दिया जा रहा है कि अभिकारकों के संकेतों के बीच जो साइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। अगर प्लस का साइन देंगे तो इससे पता क्या चल रहा है कि ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और प्रतिफल के संकेतों के बीच भी हमको क्या देना है, धनात्मक का साइन। मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो मिल रहा है, ये सी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या देख रहे हैं, ए और बी आपस में मिल रहे हैं, और यहां पे देख रहे हैं कि सी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। इसके साथ अगर चलें तो अभिकारकों और प्रतिफलों को अलग करने के लिए करने वाली जो स्थान पर होता है उसके जगह पर तीर का निशान दिया जाता है, ठीक है। तीर का मतलब यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला इक्वेशन अगर देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे देखिए तीर का निशान पड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है किसको, अभिकारक को और प्रतिफल को, ठीक है। तो ये बेसिकली नियम जो है वो समीकरण को लिखने के नियम है। फटाफट इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है कि रासायनिक समीकरण के लिखने के जो नियम है उसको आप जो है उसको लिखें आप जो है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक समीकरण होते कितने तरह के हैं। बेटा ध्यान से समझने वाली बात है कि जो रासायनिक समीकरण है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा कहाँ, आप तो ऐसा बताए नहीं, आप तो बताए बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। देखो होते बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन वो किस में होता है ये जानना जरूरी है। देखो वास्तव में रासायनिक समीकरण की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, और दूसरा जो है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आपको जो बाकी सारे आपके बुक में जो दिए हुए हैं, इतने सारे रासायनिक समीकरण जो दिए हुए हैं, रासायनिक इक्वेशन जो अभिक्रिया दिया हुआ है, वो बेसिकली जो है वो संतुलित का ही क्या है, भाग है। किसका भाग है, संतुलित का भाग है, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो वास्तव में जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो होता है वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। थोड़ा पॉज करना इसको। तो ये तो समीकरण के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे सबसे पहले जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो कहते किसको है। संतुलित यानी कि कंप्लीटली क्या चीज, बैलेंस फॉर्मेशन में। और बैलेंस इक्वेशन कैसे होगा, पहले इस रिएक्शन, इस सवाल के जरिए हम इस चीज को समझते हैं, फिर जो लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे क्या है, क्लोरीन है। वास्तव में बेटा ये जो फॉन्ट है ना, इसके कारण ऐसा होता है। ये सवाल कुछ ऐसा है, H2+ Cl2 gives out 2HCl यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे देख लो बेटा, अगर ये चीज मौजूद नहीं होता, ये हमारा मौजूद नहीं होता 2, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर यहां पे 2 मौजूद नहीं होता तो संतुलित समीकरण का क्या काम होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो इसका ये वाला एरिया जो हो गया वो हो गया बायां पक्ष, और ये वाला हो गया दायां पक्ष। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब यहां पे हाइड्रोजन का देखो तो कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, और क्लोरीन कितने हो गए आपके, 2 हो गए। और यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि यहां पे 2, यहां पे 2, और यहां पे बेसिकली आपके कितने मिल रहे हैं, 1-1 है। तो ये बेसिकली संतुलित तो है नहीं। तो जब दायां पक्ष और बायां पक्ष, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों के जब अणुओं की बात करें, दोनों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की बात करें, अगर ये असमान होती है तो असंतुलित में चला आएगा, और अगर समान हुई तो क्या हो जाएगा, संतुलित। जैसे अब यहां पे अगर हम 2 डाल देते हैं तो देखो तो फिर इन सभी में बेसिकली कितने से गुना हो गया, 2 से। तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। देखो यहां भी 2 और 2, यहां भी 2 और 2। तो ये कैसा समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। और जब ये यहां पे देखो N2 और H2 है, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहां पे नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो संतुलित तो ये है नहीं, क्योंकि यहां पे 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, यहां पे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये संतुलित नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण की श्रेणी में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो असंतुलित समीकरण होगा इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे सपोज यहां पे जो इक्वेशन है N2 प्लस H2, थोड़ा इसको देख ही लेते हैं हम। इक्वेशन में क्या दिया हमारा, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। गिव्स आउट क्या है, NH3। तो यहां पे नाइट्रोजन बेसिकली कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। और इधर की बात करें तो इधर नाइट्रोजन बेसिकली 1 हो गया और हाइड्रोजन बेसिकली कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बैलेंस फॉर्मेशन में तो है नहीं, तो इसीलिए ना आखिर जब ये बैलेंस नहीं था सब तरफ से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले थे, असंतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में इसको हम लोग लिए थे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 1 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं और यहाँ पे 3 देख रहे हैं। अब 3 और 2 के बीच में अगर एलसीएम लेते हैं तो बहुत सिंपल सा आता है 6। हम सभी जानते हैं 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम 6। तो इसको करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 2 से, और इसको कितना से करना पड़ेगा, 3 से। चूंकि यहां पे H और N एक साथ है तो इसमें भी कितने से गुना हो जाएगा, 2 से। अब देखिए यहां 2 से जब आप गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है हमारा 6, और यहां पे हाइड्रोजन होता है, यहां पे 3 गुना करने पे कितना होता है, 6। और इस तरह से अब जो समीकरण हमारा वो कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, और जो पॉइंट आप यहां पे ऐड कर रहे हैं वो यहां पे 2 ऐड कर रहे हैं, और यहां पे भी आप कितना ऐड कर रहे हैं, 3। और इस तरह से आपका समीकरण जो है वो क्या होता है, संतुलित हो जाता है। तो ये जो संतुलित करने का जो नियम है, इसके कुछ नियम है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला नियम क्या क्या है, थोड़ा इसको देख लीजिए। तो रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु संतुलित रहते हैं उसे छोड़ देते हैं हम। अच्छा देखिए, इसमें अभी जो इक्वेशन देख रहे थे हम, इसमें हमने क्या किसके साथ कोई छेड़छाड़ किया, इसमें नाइट्रोजन के साथ हमने क्या, नाइट्रोजन के साथ कोई छेड़छाड़ किया क्या, नाइट्रोजन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे 2 जितना ये था उतना ये बैलेंस कर दिया। हमने पूरा छेड़छाड़ किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ। बेटा छेड़छाड़ का मतलब वो छेड़छाड़ मत समझ लेना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे बेसिकली एलिमेंट के साथ खेल रहे हैं, है ना, एलिमेंट के साथ उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगा, है ना। तो यहां पे नाइट्रोजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन की संख्या कम थी तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या कर रहे थे, हेर फेर कर रहे थे, है ना। और इस तरह से करके हमने क्या किया, यहां पे लाया। तो इस इक्वेशन में भी बिल्कुल ऐसी बातें की जा रही है कि जो समीकरण में जो तत्व परमाणु संतुलित रहते हैं उसे क्या करना है, हमको छोड़ देना है, और जो असंतुलित हो उसे क्या करना है, संतुलित करना है। और असंतुलित को संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व के परमाणु असंतुलित हो जाता है तो फिर उसको संतुलित करना है। देखिए ये जो है ये तो थियोरेटिकल बातें हैं, कुल मिला के बेटा ज्ञान की बातें बस एक, ज्ञान की बातें कितनी, बस एक। और वो ये है कि जो कम है उसको उसके बराबर पहुंचाओ, चाहे उसके लिए तुमको जो भी चीज लगाना पड़े वो लगाओ, बट उसको क्या करो, बराबर करो। जितना बायां उतना दायां, जितना अभिकारक उतना अभिकर्मक, यानी कि प्रतिफल। और ये करते हो तभी जो है क्या होता है, ये समीकरण जो है वो संतुलित होता है, अदरवाइज ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं, उससे हमें क्या क्या ऐसी सूचनाएं हैं जो प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से और देखेंगे। ये काफी वीवीआई टॉपिक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे एक बात बताओ बेटा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो कि सारी चीजों को संकेतों के फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो क्या एल्युमिनियम के लिए ALUMIN ऐसे करके मेंशन करते हैं क्या? नहीं मेंशन करते। हम उसके संकेत, हम उसके सिंबल से, संकेत से मेंशन करते हैं, जो बेसिकली क्या है, AL। अगर सोडियम लिखना है तो हम बस Na लिख दे रहे हैं और बच्चे समझ जा रहे हैं कि हम क्या लिखे हैं, सोडियम, है ना, बात समझ रहे हैं। अगर हम NaCl लिख रहे हैं तो बच्चे समझ जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड लिखा गया है। ऐसे बच्चे 2-4 को नमूने होंगे हालांकि जो इसको NaCl को पढ़ेंगे, नकल लिखल है सर, है ना, नकल, ये नकल नहीं है रे गधा। और अगर Na के कोई लिख देगा तो जान रहा है कि सोडियम और पोटेशियम है। अब इसको आप नाक पढ़िएगा तो नहीं कर सकते हम, जो है नाक पढ़ दीजिएगा तो मतलब थोड़ी होता है। संकेत पढ़ाया इसलिए जाता है ना कि आप इसके संकेतों के जरिए एलिमेंट्स को पहचान सकें बेटा। ठीक है, तो ये नाक नहीं है, Na से सोडियम है और K से क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से चलते हैं
कि इसमें हम अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों की जानकारी मिलती है। दूसरा है रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको फिर से एक बार हम ले जाएंगे इसमें। जैसे यहां पे हमने क्या देखा था, N2 और साथ में क्या था H2, और तब ये बन रहा था क्या चीज, NH3। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट किया तो बेसिकली क्या बना, NH3। NH3 क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया को बोलते हैं। क्या बना, अमोनिया बना। और इस तरीके से देखिए, अब उसी पॉइंट को मिलाइए कि सबसे पहले तो क्या बताया कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ही लिखे जाते हैं संकेत में। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, इसमें कौन कौन से भाग ले रहे हैं और क्या बन रहा है, इसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है, रासायनिक समीकरण से। चलिए अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से अभिकारकों और प्रतिफल के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। यह चीज भी क्लियर है बेटा, यह चीज भी आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं। जैसे यहां पे आपको पता चल रहा है कि यहां पे नाइट्रोजन के अणु कितने हैं, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, और अमोनिया के बेसिकली अणु जो है वो कितने हैं, है ना। तो यहां पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसके आगे कितने अणु, इसके आगे कितने अणु, इसके आगे कितने अणु। तो ये सारी चीजें जब मालूम चलती है, सारी चीजें किससे मालूम चलती है, हमें रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से ही मालूम चलती है। और पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो हमारा है, यह अभिकारकों और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की भी जानकारी देता है। पांचवा, अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की भी जानकारी देता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफल के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। इन सारी चीजों के बारे में आगे जाके डिस्कस होगा, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। ये बीएसईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि आखिर रासायनिक समीकरण के जो उपयोग हैं उससे हमें फायदा क्या मिलता है। जब रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या फायदे होते हैं, वो देखते हैं हम लोग जो है। इसके उपयोग से क्या क्या लाभ होने वाले हैं जो है, यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला इससे क्या होगा कि अभिक्रिया के समीकरण को लिखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा चीज, इसको याद करने में हमारे समय की बचत होगी, और साथ ही साथ लिखने के लिए, अब जैसे एल्युमिनियम लिखने के लिए हम खाली Al लिखेंगे, काम चल जाएगा। और नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें ऐसे करना पड़ता, एल्युमिनियम, भारी तबाही होती इससे जो है। तो इतना बड़ा लिखने से क्या हो गया, हम बच गए, हमने सिंपल Al लिखा और काम हमारा बन गया। ठीक है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के निश्चित द्रव्यमान की भी जानकारी हमें मिल गई। इनके साथ साथ यह कितना कितना द्रव्यमान का होता है, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो हमें इससे मिल जाती है। साथ ही साथ पूरे विश्व में रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयां जो है वो नहीं होती है। ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली हमें किससे मिलता है, रासायनिक समीकरण से मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें जो लाभ होने वाले हैं वो क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन इसको भी मार्क कर लीजिए वीवीआई में कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होते हैं। ठीक है। कब के लिए लिखना है, ये बीएसईबी 2025 एग्जाम में जो बोर्ड 10th के बच्चे देने वाले हैं उसके लिए ये क्वेश्चन भी क्या है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए बेटा देखिए हम लोग रासायनिक समीकरण की सीमाएं, देखिए बच्चा ध्यान से समझिएगा कि जब इक्वेशन लिखते हैं हर किसी का एक लिमिटेशन होता है। हर किसी की जितनी भी तरह की चीजें होती है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की भी एक लिमिटेशन होती है कि गाड़ी की स्पीड आपको कितनी चलानी है। ठीक है। जैसे जितनी भी तरह की चीजें आप करते हो उसकी एक सीमा निर्धारित की जाती है कि ये चीज जो है इस सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या जाता भी नहीं है बेसिकली। तो रासायनिक समीकरण की भी ना एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन सेट की गई है कि ये लिमिटेशन जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए पहला क्या बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती। मतलब भौतिक अवस्था मतलब जैसे वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है इससे जो है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रिएक्शन के दौरान। इसीलिए जैसे अगर हम लिख रहे हैं सोडियम, तो अगर ठोस कंडीशन में है या फिर, तो यहां पे ठोस के लिए हम क्या करते हैं, एस लिखते हैं। अगर लिक्विड कंडीशन में, द्रव कंडीशन में, तो एल लिखते हैं। और अगर गैसियस फॉर्म में है तो हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की उसमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी जो है वो दी हुई
नहीं होती है, हम लिखते हैं तब जानते हैं इसको जो है। अभिक्रिया से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दिशाओं में संभव हो रही है, मतलब ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक किस में संभव हो रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट, उष्मा निकल रही है या अवशोषित हो रही है, इसके बारे में पता नहीं चलता। यह आप देख के नहीं बता सकते कि किसमें उष्मा उत्सर्जित हो रही है या फिर उससे अवशोषित हो रही है, यह आप बता नहीं सकते हैं। एब्जॉर्प्शन और रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के दौरान वेग का पता नहीं चलता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है तो आप इसके वेग का जो है पता नहीं कर सकते हैं आप जो है कि अभिक्रिया जो है वो कितने वेग से हो रही है, अभिक्रिया के वेग की दर क्या है। वैसे तो क्लास 10 में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन क्लास 12 में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लास 12 के चैप्टर का केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो चैप्टर 4 में या चैप्टर 5 में आपको मिलेगा। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप बेसिकली अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अगर 10th में अच्छे मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली आप 12th में जाओगे और फिर वहाँ पे आपको केमिस्ट्री का और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इससे क्या बताया, अभिक्रिया के दौरान वेग का पता नहीं चलता। और नीचे लिखा हुआ है कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट के साथ होती है, तो इस बात को भी वह जो है बतलाने में क्या है, असमर्थ है। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या हो गई, ये सारी चीजें बेसिकली लिमिटेशन हो गई, सीमाएं हो गई, जिनसे रासायनिक अभिक्रिया ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट की बात करें तो रासायनिक समीकरण को आप और अधिक ज्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हैं, जो जो लिमिटेशन थे उस लिमिटेशन को आप पार कैसे कर सकते हैं, पार मतलब PAR, क्रॉस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा था, इसके भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम वहां पे अगर सूत्र के आगे ठोस रहे तो S लगा देते हैं, और गैस के आगे रहे तो G लगा दें, और द्रव के आगे अगर L लगा दें, और जलीय विलयन रहे तो एक्वस यानी कि AQ लगा दें, तो अब देखिए सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई ना। क्या क्या, ठोस रहा तो क्या लगाना है बेटा, सॉलिड। द्रव रहा तो क्या लगाना है, S, और नहीं 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 नहीं, द्रव रहा तो L लगाना है, ये टाइपिंग एरर, ठीक है। ठोस रहा तो S फॉर सॉलिड, द्रव रहा तो L फॉर लिक्विफाइड या फिर लिक्विड, और लिक्विड की भी स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली ये लिक्विफाइड लिखना था, लिक्विड लिखा गया। और गैस रहा तो किससे नोट करते हैं हम लोग, G से नोट करते हैं। इसके अलावा अगर जलीय विलयन रहा तो AQ, जिसको हम लोग AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में दिया हुआ है, S दिया हुआ है, S मतलब क्या हो गया, सॉलिड, तो ये किस फॉर्म में है, ठोस में है। CaO S दिया हुआ है, मतलब किस में आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये भी किस में दिया हुआ है, S दिया हुआ है, इनके सॉलिड फॉर्मेशन में है। और CO2G दिया हुआ है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो देखिए अब जो लिमिटेशन जो वहां पे थी उस लिमिटेशन से हम क्या हो गए, पार हो गए, और अब ये लिमिटेशन क्या हो गया, हमारा सूचना हमको प्रॉपर मिल गया, S फॉर सॉलिड और G फॉर हमारा गैस, यानी कि सारी चीजें हमको मालूम चली गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बताएगा कि ये उष्मा इससे उत्सर्जित होती कि नहीं, इसके बारे में जानकारी। तो देखिए सिंपल सा चीज है, अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए क्या कर दें, जैसे अगर उष्मा निकल रही है तो क्या कर दीजिए, प्लस उष्मा। अब उष्मा निकल रही है, प्लस उष्मा किया हुआ है, उष्मा निकल रही है तो क्या कहलाएगा, ये उष्माक्षेपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। प्लस उष्मा लिखा हुआ है, प्लस हीट लिखा हुआ है, जैसे प्लस हीट कर दिया तो इससे उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, इसलिए प्लस हीट कर दिया। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कर देगा, माइनस हीट लिख देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उष्मा वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, उष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इससे याद रखना है कि प्लस और माइनस की कहानी, ठीक है। प्लस रहा तो उष्माक्षेपी और माइनस रहा तो उष्माशोषी, ठीक है। मैं लिख देता हूं साइड में, प्लस उष्मा रहा तो उष्माक्षेपी और माइनस उष्मा रहा तो इसका मतलब उष्मा शोषी, ठीक है। चलिए तो इससे ये जानकारी हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गैसों के बारे में उत्सर्जन की जानकारी देकर। मैंने बताया था पिछले अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसमें दो तरह के एरो के बारे में बात होती है। यहां पे देखिए एरो कैसा बना हुआ है, सीधा
एरो कैसा बना है, सीधा जा रहा है एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन जाएगा, गैस जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पे बेसिकली अगर इस तरह का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के दौरान कोई गैस जो है वो निकल रही है, और इसीलिए उसके लिए कौन सा साइन प्रीफर करते हैं हम, जो ऊपर का एरो का साइन रहता है वो एकदम शुइंग वाला साइन, ठीक है। और अभिक्रिया के दौरान अगर कोई अवक्षेप निकल रहा है, प्रेसिपिटेट अगर कुछ बच रहा है, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला। इसका मतलब अब अगर आपसे पूछ दे, कोई रिएक्शन लिख दे, जैसे लिख दे A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D प्लस E, और उसमें ऐसे एरो बना दे, तो आप समझ जाएंगे कि इससे जो गैस निकल रही है वो क्या निकल रही है, E निकल रही है। और अगर इसी में अगर कर दे C के नीचे एक ऐसे करके एरो बना दे, तो आप समझ जाइएगा कि C जो है वो अवक्षेप के रूप में हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी मिलती है। मैंने पहले बताया था कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे इस तरह कंडीशन में ताप दाब दे दिया, उत्प्रेरक दे दिया, बच्चे कंफ्यूज, अरे बाप रे बाप, ये कहाँ लिख दिए हैं एकदम से, जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ताप दे दिए, साथ में दाब दे दिए, उत्प्रेरक दे दिए। कई बार तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके सामने ऐसा रहता है A प्लस बी C प्लस डी, और यहां पे क्या दे देता है, ATM करके दे देता है। कितना दे देगा, 0.01 mm Hg, 0.01 mm Hg। अब ये समझिए नहीं पाएंगे क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, तो कैसे समझेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा ये दाब का यूनिट दिया हुआ है। तो यहां पे इसका मतलब ये दाब हो गया। अब यहां पे दे देंगे लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण, और साइड में यहां लिख देगा उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो मतलब कैटलिस्ट हो गया ये। और ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये दाब ताप उत्प्रेरक, इन सभी चीजों का अगर आपको जो है अगर जिक्र कर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो कारक हैं जो बेसिकली अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। वैसे बेटा एक सिंपल सी चीज है, उत्प्रेरक का जो सवाल है, कैटलिस्ट ही कई बार पूछा गया सवाल है कि उत्प्रेरक कहते किसको हैं। बेटा सिंपल समझ लेना, जो बिना आपके पर्सनल मैटर में इंटरेस्ट लिए आपकी लंका लगा दे, वो उत्प्रेरक है। समझ रहे हैं, मतलब वो सामने से बिल्कुल नहीं दिखेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैंड आपकी पूरी तरह से बजा के रखेगा। अभिक्रिया में उत्प्रेरक का यही रोल है। अब डेफिनेशन में यही मत लिख लेना। उत्प्रेरक बेसिकली करता क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। बात समझ रहे हो, अभिक्रिया की दर को क्या करता है, वो बढ़ाता है या घटाता है। तो अभिक्रिया कहीं ना कहीं उत्प्रेरक के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है। वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, हालांकि रियलिस्टिक जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो पता चलेगा वो पार्टिसिपेट करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। बट क्लास 10 के लिए आप जानोगे बस यही कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो जो आपके लेवल की चीजें हैं वो आपके लेवल के हिसाब से चलते हैं। जब कभी आगे क्लास में, जब 12th की क्लास होगी, तो उसमें आपको ये चीज भी जानने को मिलेगा कि अब उत्प्रेरक जो है वो बेसिकली कैसे पार्टिसिपेट करता है और वो कितना पार्टिसिपेट करता है, किस हद तक पार्टिसिपेट करता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये जानिए कि जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया के वेग की दर को बढ़ा दे या फिर घटा दे, क्या कहलाता है, वो उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। और ऊपर में जो ताप और दाब लिखा हुआ है, ये बेसिकली वो ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए जिसके लिए रिएक्शन सक्सेसफुल हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको टेम्परेचर को 900 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा के ले जाना पड़ेगा। और प्रेशर को अगर कम करना है, 0.01 mmHg तक ले जाना है, तो हमको 0.01 mmHg तक प्रेशर को ले जाना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, जरूरी चीजें जो है वो यहां पे मेंशन की जाती है इस एरो के जस्ट ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी देखिए। उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है, कई बार जैसे H2 + O2 आपने H2O देखा, अब उसको क्या कीजिए, अब H2O में फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए, तो हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु टूट जाएंगे। तो अब इस रिएक्शन के जरिए अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर A और B आपस में रिएक्ट करके C + D बनाया और C + D को फिर से हम तोड़ के A + B बना दिए, बात समझे, चूहा से हाथी, हाथी से फिर चूहा, पुनर्मुस्को भव वाला कहानी जो है ना। पहले हमने A + B से क्या बनाया, C + D, और फिर C + D को ना फिर से हम कुछ करके क्या बना दें, A + B, मतलब फिर से वहां पहुंचा दें। कैसे रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्क्रमणीय रिएक्शन। मतलब सिंपल भाषा में बोले, इंग्लिश में बोले तो रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं इसको जो है। तो यहां पे जो है
N2+3H2 क्या बना, NH3 अमोनिया। फिर से इसको चेंज करके हम N2 और H2 के फॉर्मेशन में हम तोड़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे अभिकारक क्रिया कर प्रतिफल का निर्माण तो करती है और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया कर अभिकारक का निर्माण नहीं करती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि यहां पे हम क्या देखें, अभिकारक जो है वो उत्क्रमणीय होती है कब, जब अभिकारक और प्रतिफल के बीच एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो तीर का निशान देंगे। मतलब A+B बराबर C+D बन रहा है और C+D से फिर क्या बन रहा है, A+B। देखिए यहां पे दिख रहा है, अगर ये वाला साइन रहेगा ऐसे करके, आधा तीर इधर आधा तीर इधर, तो आपको समझ जाना है कि ये रिएक्शन कैसा है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप जो अभिकारक है उससे आप प्रतिफल प्राप्त करेंगे और प्रतिफल को फिर से आप चाहें तो प्रतिफल से अभिकारक भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, ये भी जरूरी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आज की क्लास जो है बेसिकली यहां पे हमें खत्म करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कुछ असाइनमेंट मिलेगा लिखने के लिए, एक पीडीएफ साथ में अटैच होगा इस वीडियो के साथ, जिसमें आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया जाएगा और उस पीडीएफ में असाइनमेंट बेसिकली प्रीफर किया जाएगा जिसको आपको बना के लाना है और फिर उस सारे समीकरण का हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे क्लास में। और क्योंकि रासायनिक समीकरण देखिए क्लास 10 के लिहाज से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन आ गए तो 2 क्वेश्चन अगर 2 नंबर के ही आए तो 2 नंबर वो आपके हो गए ना, 2 नंबर तो आपके हो गए। और 2 नंबर अगर आप हासिल कर लेते हो तो भैया वो बहुत बड़ी बात होती है, नंबर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। 299 नंबर लाने वाला अगर 300 नंबर नहीं लाता है ना, सरकार की तरफ से 10,000 टका नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए भी पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने परिवार के लिए पढ़िए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए, कुछ आगे बढ़ने के लिए पढ़िए और खूब पढ़िए, दम लगा के पढ़िए। बाकी हम तो हैं ही, ठीक है। और जब हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।